हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कारो 2020। कारो 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया बाय यूजिंग देयर पावर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 11। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है दैट फॉर सम स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज they may pass an order requiring the auditor of those companies to report on the matter which are being specified in that order. Using their powers under section 143 subsection 11, time to time central government had issued the various order. First time the order was issued in the year 2015, that was named as Companies Auditor Report Order 2015. Thereafter that order was revised and Companies Auditor Report Order 2016 was issued. और उसके बाद Companies Auditor Report Order 2020 इशू हुआ। कारो 2020 ये एप्लीकेबल होना था फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 2019-20, बट जब पेंडेमिक के अंदर एमसीएज ने काफी जगह पर रिलीफ दिए, तो उसमें एक रिलीफ ये भी था कि कारो की एप्लीकेबिलिटी को 1 ईयर के लिए डेफर किया जाए। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 उनकी जो ऑडिट होगी उसके अंदर कारो की रिपोर्टिंग पहली बार इंट्रोड्यूस होगी। तो कारो के अंदर जैसे पहले कारो 2016 था, उसके अंदर पहला एक पार्ट आता था कि कारो किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है और जिन कंपनीज पर कारो एप्लीकेबल है वहां पर ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। बेस्ड अपॉन द सेम कारो 2020 भी उसी तरह से क्लासिफाइड है, जहां पर पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कारो कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल है एंड देयर आफ्टर कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करते वक्त ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में किन किन पॉइंट्स को कवर अप करना है। अब जो डिफरेंस मेन आया है, अर्लियर पहले 16 पॉइंट होते थे कारो 2016 में, कारो 2020 में 21 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कारो की रिपोर्टिंग आएगी। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले टॉपिक के साथ, दैट इज अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। कारो की एप्लीकेबिलिटी, कारो अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर कारो अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट वन, बैंकिंग कंपनीज के केस में कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सेकंड केस, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। थर्ड केस, a company which is licensed to operate under section 8 of the Companies Act 2013, वहां पर भी कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। फोर्थ केस, 1 person कंपनी एंड अ स्मॉल कंपनी, इनके ऊपर भी कारो अप्लाई नहीं होगा। फिफ्थ केस, a private limited company which is not a subsidiary or holding of a public company which satisfies these 3 conditions. कंडीशन नंबर 1, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, जिनकी टोटल बोरोविंग्स एक्सीड नहीं करती हैं 1 करोड़ से फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिनका टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 including the revenue from discontinuing operation does not exceed 10 crore during the financial year as per the financial statements. And every report which is made by the auditor under section 143 on the accounts of every company examined by him जिन कंपनीज पर यह ऑर्डर अप्लाई होता है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, बट ये डेट एक्सटेंड हो गई 1 साल आगे के लिए, अब ये डेट आ जाएगी 2020, shall contain the matter specified in paragraph 3 and 4
and the order shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statement except para 3 clause 21. Now, अब हमें इसी पॉइंट को डिस्कस करना है सारा डिटेल में। किन किन कंपनीज पर कारो अप्लाई है, किन कंपनीज पर कारो अप्लाई नहीं होगा, क्या कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाइड करना जरूरी है। तो अपनी डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा एंड दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। फर्स्ट टॉपिक, इसका एक मेन पॉइंट आ गया, कारो अप्लाई टू एवरी कंपनी, हर एक कंपनी पर, मींस चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। इसके बाद फिर इसमें एक्सक्लूजन्स आ गए। क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं? मींस वो कंपनीज, वो एंटिटीज जहां पर कारो की रिपोर्टिंग करना रिक्वायर्ड नहीं होगा। सबसे पहला एक्सक्लूजन जो आया, कैटेगरी वाइज चलते हैं। नंबर 1, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया गया। दैट मींस बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिटर को कारो की रिपोर्टिंग नहीं करनी। इसकी के पीछे क्या रीजन है? बैंकिंग कंपनीज के केस में एंड इंश्योरेंस कंपनीज के केस में जो इनके रेगुलेटर हैं, दैट इज आरबीआई एंड आईआरडीए, उन्होंने अलग से ही कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पहले से दे रखी हैं। जैसे बैंक के अंदर हम LFAR पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिटर को कारो की रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उन केसेस के अंदर रेगुलेटर ने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं जो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में कवर अप करना पड़ता है। नंबर 2 पर अब इन्होंने कवर अप करा सेक्शन 8 कंपनीज को। सेक्शन 8 कंपनीज को वैसे भी एज सच काफी सारी रिलैक्सेशंस दी गई हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो सेक्शन 8 कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया गया। इन पर कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा 1 पर्सन कंपनी, एक सिंगल पर्सन कंपनी में है तो प्राइवेट कंपनी है। 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी, जहां पर एक पर्सन कंपनी का मेंबर होता है। डायरेक्टर्स ऐसी कंपनीज में एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट मेंबर एक ही होता है। तो 1 पर्सन कंपनीज के ऊपर कारो अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद फिर आ गया हमारे पास स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं और क्राइटेरिया जो सेक्शन 2 के अंदर क्राइटेरिया बताया गया है स्मॉल कंपनीज का, प्राइवेट जो पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर के बेस पर, यदि स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया पूरा करती है, तो जैसे कि अब नेम आ गए 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, मतलब छोटी छोटी कंपनियां हैं ये, तो इन पर भी कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। फिर बात आ गई प्राइवेट कंपनीज, जिसमें सबसे पहला मेन पॉइंट आया अदर देन होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। इसका मतलब यदि एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी है, इररिस्पेक्टिव की वो जो कंडीशंस हम आगे डिस्कस करेंगे वो सेटिस्फाइड हो भी जाती हैं, तब भी कारो की रिपोर्टिंग आएगी। तो यदि कंपनी होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं है, देन फिर आपको 3 कंडीशंस को चेक करना है। पहली कंडीशन, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसका एग्रीगेट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मींस अप टू 1 करोड़, दैट इज ओके। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ बोरोविंग्स
बोरोविंग्स कहां से? ओनली फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन at any point of time, any point of time, not at the beginning of year or at the end of the year, बिगनिंग भी एंड भी थ्रू आउट द ईयर हमें चेक करना है, 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड टोटल रेवेन्यू, और रेवेन्यू में यदि कोई ऑपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड डिसकंटिन्यू भी हो गया, उसका रेवेन्यू भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है, वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड रेवेन्यू इंप्लाइज वो रेवेन्यू जो आपने डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3। दैट मींस यहां पर रेवेन्यू सेल ऑफ गुड्स का भी आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज भी आएगा, एंड रेवेन्यू फ्रॉम अदर इनकम्स को भी कवर अप किया जाएगा। तो जो टोटल रेवेन्यू बनता है एज पर द शेड्यूल 3 वो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, इन दैट केस ऐसी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कारों की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी। तो नाउ अब देखो एक एक करके आपको क्या चेक करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है इन प्राइवेट कंपनीज के रेफरेंस में? लेट्स से एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, मुझे चेक करना है क्या इसके ऊपर कारो अप्लाई होता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, क्या ये सेक्शन 8 कंपनी है? जवाब आता है यस, यस है, कारो नॉट एप्लीकेबल। जवाब आया नो, ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। ओके, क्या ये 1 पर्सन कंपनी है? जवाब आया हां, ये 1 पर्सन कंपनी है। ओके, कारो नॉट एप्लीकेबल। जवाब आता है नहीं नहीं, ये 1 पर्सन कंपनी भी नहीं है, इसके मेंबर एक से ज्यादा है। ओके, क्या ये स्मॉल कंपनी है? जवाब आता है यस, ये स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। स्मॉल कंपनीज के अंदर 2 क्राइटेरिया चलते हैं, एक पेड अप कैपिटल का और एक टर्नओवर का। यदि दोनों क्राइटेरिया जो थ्रेशोल्ड बताई गई हैं उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, थ्रेशोल्ड फुलफिल्ड हो रहे हैं, देन ये एक स्मॉल कंपनी बनती है। स्मॉल कंपनी है, ओके, कारो नॉट एप्लीकेबल। जवाब आ गया नहीं नहीं, ये स्मॉल कंपनी भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट, क्या ये होल्डिंग या सब्सिडियरी है किसी पब्लिक कंपनी की? जवाब आया हां, ये होल्डिंग या सब्सिडियरी है किसी पब्लिक कंपनी की। ओके, कारो एप्लीकेबल। आपको कंडीशन देखनी ही नहीं है, कारो हमेशा एप्लीकेबल होगा। ये देखो, प्राइवेट कंपनीज अदर देन होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी है, तो इसका मतलब वो एग्जम्पशन के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगी। तो ऐसी कंपनीज पर कारों की रिपोर्टिंग हमेशा होगी। चलिए, होल्डिंग या सब्सिडियरी है तो कारो एप्लीकेबल हो गया। अब यहां पर जवाब आता है नो, ये होल्डिंग या सब्सिडियरी भी नहीं है पब्लिक कंपनी की। ओके, देन क्या ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करती है? तीन कंडीशंस कौन कौन सी? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन 1 करोड़। दूसरी कंडीशन, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोविंग्स लेस देन 1 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्लस टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3, टोटल रेवेन्यू लेस देन 10 करोड़ है। जवाब है तीनों की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं। ओके, अब कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, अब कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, कारो नॉट एप्लीकेबल। जवाब आता है 3 कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड।
नो। या तो पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, नो का मतलब क्या हुआ, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा का हो गया, और आउटस्टैंडिंग लोन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो गए, और टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा का हो गया। एग्जम्पशन की जब मैं बात करता हूं कि क्या एक प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं तीनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, तीनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, और तीनों कंडीशंस में अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, अप टू 10 करोड़, और तीनों का पूरा होना जरूरी है। मैंने प्लस का साइन लगाया है, प्लस का। लेकिन कारों को अप्लाई कराना है, आप कह रहे हैं तीनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब या तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा की हो गई, या और आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा का हो गया, या टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा का हो गया। ऐसी सिचुएशन में कारों की रिपोर्टिंग आ जाएगी। कारो एप्लीकेबल, कारो एप्लीकेबल, रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड। सो प्राइवेट कंपनीज के केस में हमें एक एक करके इन क्राइटेरिया को चेक करना है कि क्या ये कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी है तो इसके नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ ही नहीं होगा, बट चेक तो करना ही पड़ेगा ना। सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, ओके, 1 पर्सन कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, स्मॉल कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, एंड देयर आफ्टर यदि ये होल्डिंग या सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, देन कारो हमेशा अप्लाई होगा। 1 पर्सन कंपनी है, कारो कभी अप्लाई नहीं होगा। स्मॉल कंपनी है, कारो कभी अप्लाई नहीं होगा। अब यहां पर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्मॉल कंपनी की बात करते हैं और इन कंडीशंस की बात करते हैं, कारों के ऑर्डर में जो कंडीशंस बताई गई हैं, पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का एग्रीगेट, लोन एंड बोरोविंग्स का एग्रीगेट, थर्ड रेवेन्यू की बात की गई। स्मॉल कंपनी के अंदर 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है पेड अप कैपिटल का, दूसरा क्राइटेरिया होता है टर्नओवर का। यदि आपने इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया स्मॉल कंपनी के, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 20 लाख रुपए है और इसकी टर्नओवर सिर्फ 75 लाख रुपीस की है। क्या ये एक स्मॉल कंपनी है? यस, इट इज अ स्मॉल कंपनी। अब ये स्मॉल कंपनी बन गई, क्या इस पर कारो अप्लाई होगा? इस पर कारो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसका जो लोन का अमाउंट है, लोन बोरोविंग्स कहां से? फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बोरोविंग का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा का है। दैट मीन्स इसने इस कंडीशन को पूरा कर दिया, इस कंडीशन को पूरा कर दिया, 1 करोड़ से ज्यादा वाली कंडीशन को। रिजल्ट, इस पर कारो अप्लाई होना चाहिए। लेकिन एक कंपनी यदि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर गई, बेस्ड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, जो सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर डिफाइंड है, देन उस कंपनी के अंदर आपको इन तीनों कंडीशंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वंस अ कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी, once a company is classified as a small company, reporting under कारो will not be required। कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी एज सच, राइट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल कंपनी पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर के क्राइटेरिया पर आइडेंटिफाई की जाती हैं, लेकिन कारो की जो एप्लीकेबिलिटी है प्राइवेट कंपनीज के अंदर 3 कंडीशंस पर है, पेड अप कैपिटल, बोरोविंग एंड टर्नओवर, टोटल रेवेन्यू के ऊपर। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया कि कब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी आएगी। इसके बाद
देखिए, और जो जो मेन पॉइंट थे हमारे सामने, बैंकिंग की हमने डिस्कशन कर ली, इंश्योरेंस कंपनी की, सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड अ स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तीनों कंडीशंस की हमने बात कर ली। तो जिन कंपनीज पर कारो अप्लाई होगा उनके ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर कारो की रिपोर्टिंग करनी होगी। अब कारो की रिपोर्टिंग कौन से सेक्शन में होगी ऑडिट रिपोर्ट के, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। हमने जब एसए 700 पढ़ा था तो उसमें हमने ऑडिट रिपोर्ट को दो मेन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। उसका पहला पार्ट है रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये वाली जो रिपोर्टिंग है ये कहां जाएगी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर जाएगी। चलिए, तो ये हो गई रिपोर्टिंग कहां होगी। इसके अलावा जो कारो 2016 था वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के ऊपर अप्लाई नहीं होता था, लेकिन अब कारो 2020 के अंदर 21 क्लॉज आए हैं पैरा 3 के अंदर, और उसका जो क्लॉज नंबर 21 है वो है ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में। वो मैं आपको क्लॉज दिखाता हूं। सबसे पहले हम उस क्लॉज को भी एक बार देख लें। ये देखिए, पैरा 3 क्लॉज 21 ये कहता है, क्या कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कारो रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिन कंपनीज की और के फाइनेंशियल एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, क्या उन कंपनीज के रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने अपनी कारो की रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स दिया है क्या? यदि हां, देन डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क, कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क। तो ये वाला पैरा तो देखो आएगा ही किस केस में, ग्रुप कंपनीज के केस में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में। तो पैरा 3 क्लॉज 21 की रिपोर्टिंग होगी कहां पर, जब एक पर्सन ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मान लीजिए एक कंपनी है एच लिमिटेड, बात करते हैं इसके ग्रुप की। इसके ग्रुप में S1, S2, S3 ये 3 कंपनीज और हैं, और ये तीनों हैं सब्सिडियरी कंपनीज। नाउ इन कंपनीज की सबकी अपनी अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। मिस्टर ए ऑडिटर है एच लिमिटेड की स्टैंड अलोन के, एज वेल एज ग्रुप की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। मिस्टर बी ऑडिटर हैं S1 के, मिस्टर सी ऑडिटर हैं S2 के, मिस्टर डी ऑडिटर हैं S3 के। नो, अब इनकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या कोई एडवर्स कमेंट है कारो का? नो एडवर्स कमेंट, नो एडवर्स कमेंट। S2 की रिपोर्ट में एक एडवर्स कमेंट है, S3 की रिपोर्ट में एक क्वालिफिकेटरी कमेंट है। तो अब जब मिस्टर ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा, तो उस टाइम पर कारो की रिपोर्टिंग आएगी, कारो 2020 के पैरा नंबर
3 क्लॉज 21 के अंदर ग्रुप की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पैरा 3 क्लॉज 21 में रिपोर्टिंग आएगी इन रिलेशन टू विच कंपनी? सोचकर बताइए, क्या चारों के एच, S1, S2, S3 या ऑप्शन 1 एच और S1 के कमेंट्स आएंगे, ऑप्शन 2 S2, S3 के कमेंट आएंगे, ऑप्शन 3 H, S1, S2, S3 सबके कमेंट आएंगे, ऑप्शन 4 नन, किसी का भी कमेंट नहीं आएगा। तो मैं आपको दोबारा पैरा पढ़वाता हूं और उससे आपको इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगी। देखो, whether there have been any qualification or adverse remark by the respective auditor in the Caro report of the companies included in the consolidated financial statement। क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिन कंपनीज को इंक्लूड किया गया है उनके ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई एडवर्स या क्वालिफिकेशन डाली गई है? यदि हां, देन इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एंड पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो विच कंटेन्स द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क। तो अब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 2, जहां पर एडवर्स या कोई क्वालिफिकेशन डाली गई है। H1 के केस में कोई एडवर्स कमेंट था ही नहीं, H2 के केस में कोई एडवर्स कमेंट नहीं था, ओनली इन केस ऑफ S2 एंड S3 एडवर्स कमेंट या क्वालिफिकेशन डाली गई थी कारो की रिपोर्टिंग में। तो अब ये हमारा टॉपिक चल रहा था कि द ऑर्डर shall not apply to the auditor report on consolidated financial statement except para 3 clause 21। और अब यदि मैं उस एग्जाम्पल में यह बात कहता हूं कि ना तो H1, ना S1, ना S2, ना S3 चारों में से किसी कंपनी के ऑडिटर ने, चारों में से किसी भी कंपनी के ऑडिटर ने कोई भी नेगेटिव एडवर्स क्वालिफिकेशन नहीं डाली कारो की रिपोर्ट में, देन क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट में पैरा 3 क्लॉज 21 की रिपोर्टिंग होगी? इसका जवाब है नहीं होगी, नहीं होगी। सो ये हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। अब हम जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। नया स्टडी मटेरियल जो 2020 में इशू हुआ, इन्होंने इसके अंदर जो इसका पार्ट कवर अप किया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर, एग्जम्प्टेड क्लास ऑफ कंपनीज का, या ये एक डायग्राम दिया, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8, 1% स्मॉल कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी जो इन 3 कंडीशंस को पूरा करे। फिर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है पैरा 3 एंड 4 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड इट मे बी नोटेड दैट ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट क्लॉज 21 ऑफ पैरा 3। ये डिस्कशन मैंने सारी आपके साथ कर ली। नाउ अब इसमें एक गाइडेंस नोट है कारो 2020 के ऊपर जो ICAI ने इशू किया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट इन्होंने यहां पर नहीं दिया है, लेकिन उसके रिलेशन में क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बनते हैं। और इसी स्टडी मटेरियल में नीचे जाकर जब आप आगे बढ़ते हैं स्टडी मटेरियल में, तो इन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो उसी गाइडेंस नोट के हैं। जैसे ये क्वेश्चन था एक, For the purpose of assessing applicability of CARO, what kind of loans needs to be considered? ये स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल नंबर 21 डला हुआ है। ये एग्जाम्पल्स के अंदर कवर अप कर रखा है उन्होंने। क्वेश्चंस अलग हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं इन्होंने। तो नाउ अब लोन कौन से हैं वो हमें करने पड़ेंगे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया।
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर पर क्या कारो अप्लाई होगा? नहीं, एक्सेप्ट पैरा 3 क्लॉज 21। चलिए, लेकिन अब जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं, बेशक वो स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के अंदर हैं उनके आंसर्स के लिए हमें इस गाइडेंस नोट के पॉइंट्स को कवर अप करना जरूरी है। ये सारी डिस्कशन मैंने आपके साथ कर ली, इसकी डिटेल एनालिसिस कर ली। अब बढ़ते हैं, जो ये 3 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं ना, पेड अप कैपिटल का, बोरोविंग्स का एंड टोटल रेवेन्यू का, इनकी कैलकुलेशंस कैसे हैं, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, और कुछ सिंपल और पॉइंट्स हैं जिनको हमें कवर अप करना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक एक पॉइंट को हम अब कवर अप करके चलते हैं। पॉइंट नंबर ए, प्रोविजंस ऑफ कारो आर इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ ब्रांचेस आल्सो। ऐसा क्यों? जब हम ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ते हैं तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 में लिखा गया है ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटीज वही है इन रिलेशन टू ब्रांच जो कंपनी ऑडिटर की है इन रिलेशन टू कंपनी। तो जैसे कंपनी ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, वो कारो की रिपोर्ट देगा, तो ब्रांच के पर्टिकुलर एक्टिविटीज के केस में ब्रांच ऑडिटर को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या ब्रांच ऑडिटर पर कारो अप्लाई होगा? इसका जवाब है हां, ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी कारो अप्लाई होगा। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी इफ कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से भी कराया था, इट विल रिमेन एग्जम्प्टेड from the applicability of the order even if it fall under any of the criteria specified for private company। Means यदि एक कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ गई और उसकी बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा है, या उसकी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व का एग्रीगेट, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व का एग्रीगेट 1 करोड़ से ज्यादा है, देन क्या कारो अप्लाई होगा? नो। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल कंपनी के अंदर क्लासिफाई हो रही है। पेड अप कैपिटल में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा? इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। पेड अप कैपिटल के अंदर हम इक्विटी को एज वेल एज प्रेफरेंस कैपिटल को दोनों को इंक्लूड करके चलेंगे। अमाउंट ओरिजिनली पेड अप ऑन फॉरफिटेड शेयर, शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। यदि ऐसा होता है तो जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो एक तरीके से पेड अप कैपिटल का पार्ट होता है। तो जो अमाउंट फॉरफिट किया गया आया तो था ना, तो क्या उसको पेड अप कैपिटल में कंसीडर करेंगे? यस, इट शुड बी एडेड टू द फिगर ऑफ पेड अप कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन मनी, अब शेयर एप्लीकेशन मनी है, इसका मतलब शेयर्स अभी अलॉट नहीं हुए, शेयर अलॉट नहीं हुए तो एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में नहीं गई है। तो जब कैपिटल अकाउंट में नहीं गई तो क्या इसको पेड अप कैपिटल माना जाए? जवाब होगा नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। रिजर्व, रिजर्व में आप किन किन चीजों को इंक्लूड करेंगे? सारे रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व भी, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी, एंड P&L का क्रेडिट बैलेंस भी। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि यदि P&L में डेबिट बैलेंस हो तो क्या उसको माइनस करेंगे? जब हमें एग्रीगेट लेना है पेड अप कैपिटल का एंड रिजर्व एंड सरप्लस का, तो रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 3 के अंदर जो अपनी क्लासिफिकेशन देता है तो उसमें डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट माइनस साइन के साथ आता है। तो क्या P&L का डेबिट बैलेंस एक्सक्लूड किया जाएगा, माइनस करोगे? जी हां। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस द सेम शैल बी नेटेड फॉर कंप्यूटिंग रिजर्व एंड सरप्लस। आगे बढ़ते हैं। लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या एक बैंक का अलग अलग देखोगे? जैसे मान लीजिए कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने लोन लिया बैंक 1 से, 50 लाख का आउटस्टैंडिंग है पूरा, बैंक 2 से 55 लाख का, बट आज की डेट में इसमें से ये भी मान लो पूरा आउटस्टैंडिंग है।
कोई भी लोन 1 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा। लेकिन एग्रीगेट की मैं बात करूं तो एग्रीगेट लोन का अमाउंट 1 करोड़ को क्रॉस करता है। तो हमें लोन को एग्रीगेट में लेना है या इंडिविजुअली कंसीडर करना है? गाइडेंस नोट में क्लियरली मेंशन है एग्रीगेट में। Loans from banks and financial institutions are to be considered in aggregate. और NBFC वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन में आता है। तो यदि किसी भी केस स्टडी में आपको ये पॉइंट मिलता है कि द लोन इज टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम ए NBFC, तो क्या उस लोन को भी कंसीडर किया जाएगा? जवाब है यस, उस लोन को भी कंसीडर किया जाएगा। लोन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्म लोन, डिमांड लोन कौन से लेने हैं? सारे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, टर्म लोन, डिमांड लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, किसी भी तरह का लोन है। टर्म लोन, डिमांड लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, बिल्स परचेज, बिल्स डिस्काउंटेड, किसी भी फॉर्म में लोन है उसको कंसीडर किया जाएगा। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला भी है। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, गारंटी, इन केसेस में इस तरीके की फैसिलिटीज में फंड रिलीज नहीं होते इनिशियली। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल गारंटी का लेता हूं कि एक कंपनी ने लेट्स से गवर्नमेंट को गारंटी देनी है किसी चीज के लिए, ग्रांट के लिए गवर्नमेंट ने कहा आप हमें किसी नेशनलाइज्ड बैंक की गारंटी दें। कंपनी ने अपने बैंकर को अप्रोच किया, उनका बैंकर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक को अप्रोच किया, कहा गारंटी दे दो। एक बैंक के पास कंपनी के सारे असेट्स ऑलरेडी मॉर्टगेज पड़े थे, बैंक ने कहा दे देंगे गारंटी, कोई दिक्कत नहीं है, जितना गारंटी का अमाउंट है वो ऑलरेडी जो हमारे पास आपके असेट्स पड़े हैं सिक्योरिटी में, और गारंटी का अमाउंट प्लस एग्जिस्टिंग लोन मिलकर वो असेट उनको सिक्योर कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, गारंटी दे दी गई। गारंटी दी गई, क्या बैंक ने कोई फंड रिलीज किया? नो, गारंटी अभी इन्वोक थोड़ी हुई है। क्या गवर्नमेंट ने गारंटी का पैसा मांग लिया? अभी नहीं, बैंक ने गारंटी दी है, बैंक की तरफ से फंड नहीं गया। बैंक की तरफ से फंड कब जाएगा? यदि कंपनी जिसने ये गारंटी दिलवाई है जिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए, यदि कंपनी अपनी उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाती, देन गवर्नमेंट गारंटी को इन्वोक करेगी, फिर स्टेट बैंक गारंटी के अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब आप बैंक ने सिर्फ गारंटी दी है, फंड तो रिलीज हुए ही नहीं, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी हो गई, क्या इसको कंसीडर करेंगे? नो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग नहीं है। हां, यदि गारंटी इन्वोक करा ली गई, बैंक ने फंड रिलीज कर दिए, तो ये आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। तो यदि नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, जब तक वो फंड में कन्वर्ट नहीं होती तब तक उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज हैव डिवॉल्व्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। कन्वर्ट हो गई है, फंड जा चुका है, गारंटी का पैसा मांग लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, देन फिर इसको आउटस्टैंडिंग लोन मान लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सभी को कंसीडर किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्रेडिट कार्ड का, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। लोन के ऊपर ब्याज है, ब्याज पे नहीं किया कंपनी ने, ओके, तो क्या ब्याज पे ब्याज लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अब मान लो कि इंटरेस्ट की क्वार्टरली पेमेंट है, इंटरेस्ट की क्वार्टरली पेमेंट है, ओके। अब 30th of June 2020 को कोई इंटरेस्ट ड्यू हो गया, कंपनी ने पे नहीं किया, बैंक ने क्या किया, इस इंटरेस्ट को लोन के अकाउंट में डेबिट कर दिया, और इस इंटरेस्ट के ऊपर अब इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये लोन अकाउंट में डेबिट हो चुका। ये इंटरेस्ट एक्रूड भी था एज वेल एज ड्यू भी हो चुका है क्योंकि ड्यू डेट आ चुकी थी पेमेंट की। जब इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ गई और लोन
के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा तो इट इज ए पार्ट ऑफ लोन, इसको हम कंसीडर करेंगे। हां, लेकिन यदि लोन आउटस्टैंडिंग नहीं, यदि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है, अभी वो एक्र्यू हुआ है, ड्यू नहीं हुआ। एक्र्यू कैसे हो गया? 30 अप्रैल को इंटरेस्ट एक्र्यू होगा, ड्यू नहीं है। बैंक क्या कर रहा है? मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट एक्र्यू करता है, मांग नहीं रहा। अभी 31 मई को एक्र्यूड हो गया, ड्यू नहीं हुआ। 30 जून को एक्र्यू भी हुआ, ड्यू भी हुआ। अब ये लोन का पार्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट एक्र्यूड एज वेल एज ड्यू आउटस्टैंडिंग होता है और वो लोन का पार्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट एक्र्यूड बट नॉट ड्यू, वो आउटस्टैंडिंग नहीं होता, इसलिए उसको लोन का पार्ट नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट एक्र्यूड as well as due, it form part of outstanding loan, whereas interest accrued but not due is not considered as loan. Total revenue as disclosed in schedule 3, इसकी भी मैंने आपसे बात की थी। शेड्यूल 3 में टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज वेल एज अदर इनकम्स को दोनों को कवर अप किया जाता है। इट शेल comprise of revenue from operation as well as the other income. In respect of a company other than a finance company, फाइनेंस कंपनी है तो उसमें रेवेन्यू में इंटरेस्ट इनकम आएगी, लेकिन अदर देन फाइनेंस कंपनी में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो गुड्स का एंड सर्विसेज का और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू एज रिड्यूस्ड बाय एक्साइज ड्यूटी की जगह इसको वर्ड लिख लीजिए जीएसटी, एज रिड्यूस्ड बाय द जीएसटी। नाउ दो तरह का रेवेन्यू है, एक तो हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में गुड्स बेचे उसका रेवेन्यू, सर्विस रेंडर की उसका रेवेन्यू और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लाइक सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप इज ए ऑपरेटिंग रेवेन्यू। एंड अब बात आ गई अदर इनकम। फाइनेंस कंपनी के केस में इंटरेस्ट इनकम ऑपरेटिंग मानी जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग मानी जाएगी? फाइनेंस कंपनी के केस में डेफिनेटली ऑपरेटिंग मानी जाएगी इंटरेस्ट इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम इन केस ऑफ नॉन फाइनेंस कंपनीज, उन केसेस में ये अदर इनकम होगी। अदर इनकम शैल कंसिस्ट ऑफ interest income, dividend income, profit or loss on sale of investment and other non-operating income। तो नाउ अब जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो प्राइमरीली किसके रिलेशन में पढ़ लिए? जो हमारी ये तीन कंडीशंस थी, एक पेड अप कैपिटल की, दूसरी लोन की, तीसरी टोटल रेवेन्यू की। जल्दी से इसके की पॉइंट्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है पेड अप कैपिटल का। पेड अप कैपिटल में क्या क्या कवर होगा? इक्विटी कवर होगी, प्रेफरेंस कवर अप होगा, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कवर होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी नो, एप्लीकेशन मनी को कवर अप नहीं किया जाएगा। नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व भी आएंगे, रेवेन्यू रिजर्व भी आएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आएगा, पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी आएगा, एज वेल एज पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी माइनस होगा। नंबर 3 पर लोन्स, लोन सिर्फ किसके लेंगे? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड एनबीएफसी, एनबीएफसी भी इंक्लूड होंगे। इंडिविजुअल देखा जाएगा या एग्रीगेट में? एग्रीगेट में। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑल टाइप्स ऑफ फंड बेस्ड फैसिलिटीज, ऑल टाइप ऑफ फंड बेस्ड फैसिलिटीज। और नॉन फंड, नॉन फंड कवर होगी जब गारंटी इन्वॉक कर ली जाएगी और इसका पैसा डिसबर्स कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट
accrued as well as due, क्या ये भी कवर अप होगा? ये भी कवर अप होगा। नंबर 4, टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम सबको कवर अप किया जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कंपनी में इंटरेस्ट इनकम, नॉन फाइनेंस कंपनी में सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू सबको कवर अप किया जाएगा। तो ये हमारे मेन की पॉइंट थे गाइडेंस नोट के। तो ये हमारा पहला टॉपिक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो जो हमने कवर अप किया। अब एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस किस तरह से फ्रेम हुए हैं। पहले मैं आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस दिखा देता हूं। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड डाले गए हैं, एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड। एक सेकंड रुकिए, मैंने नोट डाउन कर रखा है। एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी मटेरियल का, आस्था प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, फुल्ली पेड अप कैपिटल 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड बोरोड 15 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 15 लाख ईच, तो टोटल हो गया लोन 30 लाख का, 1 करोड़ से कम है। टर्नओवर नेट ऑफ जीएसटी 50 लाख रुपीस की है, जीएसटी 50 का है, 4 करोड़ 75 लाख, ये 10 करोड़ से नीचे है। क्या कारो एप्लीकेबल होगा आस्था प्राइवेट लिमिटेड पर? जी हां, कारो एप्लीकेबल होगा। यस, रीजन पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, बेशक रिजर्व लिखा नहीं है बट कंडीशन में रिजर्व एंड सरप्लस है, एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपए से। रिजल्ट कारो एप्लीकेबल होगा। और दूसरा क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी पर है, क्वेश्चन नंबर 9। टी प्राइवेट लिमिटेड पेड अप कैपिटल रिजर्व लेस देन 50 लाख, 1 करोड़ से भी 50 लाख से भी नीचे, ये पुरानी कंडीशन है। आउटस्टैंडिंग लोन 25 लाख से ज्यादा नहीं है, ये सारी पुरानी कंडीशन है जो बहुत पहले हुआ करती थी। चलो हम तो नई के हिसाब से बात करेंगे। 1 करोड़ से नीचे हो गया। आउटस्टैंडिंग लोन 25 लाख से नीचे हो गए। सेल 6 करोड़ की है। बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट, सेल रिटर्न माइनस कर दो, सर्विस रेंडर्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सर्विस का रेवेन्यू ऐड होता है, 6 करोड़ माइनस 10 लाख माइनस 95 लाख प्लस 10 लाख, ये तो वैसे ही 10 करोड़ से नीचे है। क्या कारो एप्लीकेबल होगा? कंपनी का कहना है कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही है कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। पेड अप कैपिटल भी 1 करोड़ से नीचे है, बोरोविंग का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे है और टोटल रेवेन्यू भी 10 करोड़ से नीचे का है। रिजल्ट कारो एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबिलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन थे बस स्टडी मटेरियल के अंदर, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। बट अब हम चलते हैं अपनी बुक के ऊपर। हमारे पास एप्लीकेबिलिटी के ऊपर हैं 10 क्वेश्चन, चलिए एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है किसकी? एक पब्लिक कंपनी की। क्या कारो एप्लीकेबल होगा? बताइए। यदि एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग या सब्सिडियरी हो एक पब्लिक कंपनी की, देन एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है, बेशक सारी कंडीशन पूरी हो, कारो एप्लीकेबल होगा। आंसर कैसे देने हैं इसको आपको डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको इन सब के आंसर एज सच मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Caro exempts private limited companies not being a subsidiary or holding of a public company। यदि ये तीन कंडीशन पूरी होती हैं। इन द प्रेजेंट केस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है एंड हेंस रिपोर्टिंग अंडर कारो इज रिक्वायर्ड, कारो एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन बैंक में से ही मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, आस्था प्राइवेट लिमिटेड फुल्ली पेड अप कैपिटल 1 करोड़ 40 लाख ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख की बोरोइंग फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसकी टर्नओवर नेट ऑफ एक्साइज की जगह जीएसटी डाल लीजिए। ये फॉर स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 6। चलो ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ईटेक प्राइवेट लिमिटेड एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन 20 लाख का बैंक से, 30 लाख का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। डिफॉल्ट कर रहे हैं इन द रीपेमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। कंपनी कह रही है कि हम एक प्राइवेट कंपनी हैं, हमारे ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द लिस्ट ऑफ कंपनी जिन पर कारो एप्लीकेबल नहीं है, and how would you deal with the given situation as an auditor of the company। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 20 लाख प्लस 30 लाख, टोटल हो गया 50 लाख रुपीस। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। क्या कारो की रिपोर्टिंग आएगी? नो। कंटेंशन ऑफ द कंपनी इज करेक्ट, कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल as the outstanding loan from bank and financial institution in aggregate does not exceed rupees 1 crore। next question, A प्राइवेट बनाई गई 1 जुलाई को, 31 मार्च 2021 को इसने 80 लाख के शेयर्स इशू करे, 60 लाख की बोरोइंग की ईच फ्रॉम 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसकी टर्नओवर एक्साइज की जगह वर्ड आ जाएगा जीएसटी। जीएसटी है 1 करोड़ की, जीएसटी माइनस करने के बाद, जीएसटी तो माइनस होगी ही, टर्नओवर है 9 करोड़ 50 लाख की, टोटल रेवेन्यू 9 करोड़ 50 लाख का, पेड अप कैपिटल 80 लाख की। क्या कारो अप्लाई होगा? जी हां, 60 लाख इंटू में 2, 1 करोड़ 20 लाख एग्रीगेट में 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल का नहीं देखना, ईच वर्ड यूज किया गया है यहां पर, ईच। तो जब ईच वर्ड यूज किया गया तो एग्रीगेट करूंगा तो 1 करोड़ 20 लाख बन गया। क्या कारो एप्लीकेबल होगा? यस। कंपनी की कंटेंशन करेक्ट नहीं है, एज टोटल बोरोइंग एक्सीड करती है 1 करोड़ से एंड हेंस रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एन ऑडिटर हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन। एल प्राइवेट लिमिटेड जिसका आउटस्टैंडिंग लोन मोर देन, लो जी पहले ही आ गया, मोर देन 1 करोड़ है, इसने पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। अब पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो वो मैं पैरा 3 क्लॉज 9 जब आगे पढ़ाऊंगा, रिपोर्ट क्या करना है उसमें बात कर लेंगे। कंपनी का कहना है कि हम तो एक प्राइवेट कंपनी है, हमारे पे कारो अप्लाई नहीं होगा। कारो प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई होगा यदि बोरोइंग का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो इस केस में है, इन द इंस्टेंट केस टोटल बोरोइंग एक्सीड 1 करोड़, आउट ऑफ विच कंपनी डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, एज बोरोइंग एक्सीड्स 1 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखना होता है हमें, बोरोइंग के केस में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का कंसीडरेशन है।
रिपोर्टिंग अंडर कारो इज रिक्वायर्ड। फिर ये रिपोर्ट करना क्या है, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज, पैरा 3 क्लॉज 9 में लेटर ऑन पढ़ेंगे, इसको मैं अभी पेंडिंग छोड़ रहा हूं। बट कंपनी की कंटेंशन की कारो अप्लाई नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी प्राइवेट लिमिटेड पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 1 करोड़ से नीचे है, कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है 1 करोड़ से ज्यादा का, सेल 12 करोड़ की है, बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, ओके 12 करोड़ में से 20 लाख का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो, 1.9 करोड़ की सेल रिटर्न माइनस कर लो, सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी 20 लाख की सर्विसेज हैं, प्लस 20 लाख कर लो, या 0.20 करोड़, तो ये तो कैंसल हो गए, ये बच गया मेरे पास 10.10 करोड़। 10.10 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा है, रिजल्ट कारो अप्लाई होगा। ये जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 9, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। वहां पर ये उन्होंने लिखा 50 लाख से नीचे, 25 लाख से नीचे, टर्नओवर भी उन्होंने तो 10 करोड़ से नीचे पहुंचाई थी, मैंने टर्नओवर को 10 करोड़ से ऊपर पहुंचाया है, कारो अप्लाई हो गया मैं हमारे केस में। कंटेंशन ऑफ द कंपनी दैट कारो इज नॉट एप्लीकेबल इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड अप कैपिटल 60 लाख, रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 लाख, कैपिटल रिजर्व 22 लाख, पीएनएल का डेबिट बैलेंस 4 लाख। मैनेजमेंट कहती है कारो अप्लाई नहीं होगा, करके देख लेते हैं। पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आएंगे, पीएनएल का डेबिट बैलेंस माइनस होगा, 60 प्लस 20 प्लस 22 102 माइनस 4 98 लाख, 1 करोड़ से नीचे है। एज्यूमिंग दैट बोरोइंग की और टर्नओवर की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, पेड अप कैपिटल की कंडीशन तो हो ही गई सेटिस्फाइड, कारो नॉट एप्लीकेबल, मैनेजमेंट का कहना सही है, कारो इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर वुड यू कमेंट एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी किसकी, लिस्टेड एंटिटी की। तो यदि एक प्राइवेट कंपनी होल्डिंग या सब्सिडियरी है एक पब्लिक कंपनी की, कारो इज ऑलवेज एप्लीकेबल। मैनेजमेंट का कहना है कि हम तो एक प्राइवेट कंपनी है, सारी कंडीशन पूरी करते हैं, हमने कंडीशन चेक ही नहीं करनी। मैंने आपको जो एक चार्ट के थ्रू ये डिस्कशन कराई थी, क्या वहां पर कंडीशन देखनी है? यदि होल्डिंग या सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, बिना कंडीशन देखे आप कह दो कारो अप्लाई होगा, कंडीशन को चेक ही नहीं करना मुझे। कारो एग्जम्प्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विच आर नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी और होल्डिंग, बट इस केस में वो एक लिस्टेड कंपनी की सब्सिडियरी है, रिजल्ट कारो एप्लीकेबल होगा। एग्जम्पशन फ्रॉम कारो इज नॉट अवेलेबल टू अ प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। लिस्टेड कंपनी जनरली पब्लिक होती हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कुछ केसेस में प्राइवेट कंपनीज अपनी कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को लिस्ट करा सकती हैं, बट वो एक्सेप्शंस हम जनरल क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच प्राइवेट स्मॉल कंपनी नहीं है, पहले ही कह दिया। ओवरड्राफ्ट लिया है 2 बैंकों से, लिमिट 40 लाख ईच, ये हो गया फिर 40 मल्टीप्लाई टू 80 अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। एक अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 36 का, टोटल हो गया 116 लाख। ये सारे लोन आउटस्टैंडिंग हैं। पेड अप कैपिटल रिजर्व 80 लाख का है, रेवेन्यू 6 करोड़ का, पेड अप कैपिटल 1 करोड़ बिलो, रेवेन्यू 10 करोड़ बिलो। मैनेजमेंट का कहना है कारो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इनकी टर्नओवर एंड पेड अप कैपिटल लिमिट के दायरे में है। ठीक है, बिल्कुल लिमिट के दायरे में है, बट लोन का क्या करूं? लोन अगेंस्ट द फिक्स्ड डिपॉजिट कैन नॉट बी कंसीडर्ड, ऐसी तो कोई एग्जम्पशन है नहीं, लोन तो सारे कंसीडर होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन को नाम दिया जाता है डिमांड लोन का, डिमांड लोन भी इंक्लूड होते हैं, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ लोन इज इंक्लूडेड।
द कंपनी फर्दर कंटेंट दैट लोन लिमिट इज टू बी कंसीडर्ड पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां पर भी आप गलत हैं, एग्रीगेट में देखा जाता है। कमेंट, कारो एप्लीकेबल एज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन और बोरोविंग इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीड करता है 1 करोड़ रुपीस को, एंड हेंस कारो 2020 इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड अप कैपिटल 70, रिवैल्यूएशन रिजर्व 24, कैपिटल रिजर्व 20, पीएनएल का डेबिट बैलेंस 24, मैनेजमेंट का कहना है कारो नॉट एप्लीकेबल। 70 प्लस 24 प्लस 20 माइनस 24 90। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का एग्रीगेट 1 करोड़ से नीचे है। रिजल्ट, एज्यूमिंग दैट लोन की कंडीशन, टर्नओवर की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, वी विल से दैट कारो इज नॉट एप्लीकेबल। मैनेजमेंट का कहना बिल्कुल सही है, कारो इज नॉट एप्लीकेबल as paid up capital and reserve does not exceed 1 crore, assuming that other conditions as to borrowing and turnover also satisfied. So ये हमारा पहला टॉपिक था अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो का। मैंने आपको मेन बुक में से भी कवर अप करा दिया, इसकी डिटेल डिस्कशंस भी हमने कर ली और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को भी हमने कवर अप कर लिया। इवन स्टडी मटेरियल को भी हमने देख लिया, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ओवर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग अंडर कारो, पैरा 3 क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 21 तक। और एक बार आप नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले क्विकली, चाहे बुक से या फिर क्वेश्चन बैंक से, एक बार जल्दी से रिवाइज जरूर कर लेना इसको, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं ओवर और नेक्स्ट क्लास में फिर हम एप्लीकेबिलिटी के साथ शुरुआत